नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार का जो आपका बीएसएससी का माइंस इंस्पेक्टर का पोस्ट नया निकला है, देखिए तो बीएसएससी माइंस इंस्पेक्टर में आपका जीएस का जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो आपका बीएसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आएगी, इसके अलावा बीएसएससी की जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उन सब के लिए आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए। ये जो है बीएसएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने बीएसएससी से संबंधित 50 प्रश्न जो है लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में रहेगा। तो 50 प्रश्न को पूरे डिस्कशन के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो यदि हम बात करें पहले ऑप्शन की, देखिए जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1909 था, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरा हमारा है 1919 का, इसमें मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था। और जो हमारा तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत भारत को जो है आज़ादी दी गई थी, ये भी आपको याद होगा, तो इसको जो है आप कन्फर्म रखिए। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। पहला कथन दिया है। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तीलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। देखिए, जो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप था वो 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज में 21 नहीं बल्कि 24 तीलियाँ हैं, तो दूसरा हमारा कथन गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है, ये भी जो है हमारा गलत दिया हुआ है। तो केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। देखिए, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है उसमें इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन सभी का जो है उल्लेख किया गया, इन सभी को सुनिश्चित किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि किस देश से हमारे संविधान में क्या जो है लिया गया है। देखिए, पहला क्या है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, 2। संसदीय शासन प्रणाली यूके यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको आयरलैंड से लिए गए हैं, ये बात आपको याद होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए का हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, बी का हमारा 1 यानी कि यूके, राष्ट्रीय आपात उपबंध हमारा जर्मनी यानी कि 4 सही हो जाएगा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड यानी कि 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो भारत की हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। देखिए, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष कहीं लिखा होता है, और समाजवादी ये जो है बाद में जोड़े गए थे शब्द। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 20 है, यह दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड यानी कि किसी भी दंड का सज़ा दोहरा नहीं मिलेगा, यानी कि सज़ा एक बार मिलेगा। इसमें देखिए 3 चीज़ बताया गया है जो हमारा अनुच्छेद 20 है, कि व्यक्ति को सज़ा केवल एक बार मिलेगा, जिस बार यानी कि अपराध के समय जो नियम लागू है उस नियम के अनुसार सज़ा मिलेगा, और जो अभियुक्त रहेगा उसको अपने आप के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 बातें जो है बताई गई हैं अनुच्छेद 20 में, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद 19 की, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। 21 में हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और 21A में हमारा शिक्षा का अधिकार भी रखा गया है। और जो अनुच्छेद 22 है
इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का जो है निषेध किया गया है। तो 22 जो है ये भी आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? देखिए मूल अधिकार से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो जो हमारा अनुच्छेद 25 है यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए जो हमारा समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा 19 से लेकर 22 तक हो जाएगा। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका हो जाएगा 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाएगा 25 से 28। और अल्पसंख्यक वर्ग का जो अधिकार है वो 29-30 में रखा गया है। तो हमारा यहाँ पर 25 का संबंध क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता। और बात करें कि संपत्ति का अधिकार, तो ये पहले अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसे अब हटाकर जो है मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है इसको स्थान दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में इसको हटा दिया गया। 8वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का शामिल है? देखिए मूल कर्तव्य से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो मूल कर्तव्य है वह संविधान के अनुच्छेद 51 क यानी कि 51A में रखे गए हैं। और ये कब जोड़े गए थे? देखिए हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। यह बाद में हमारे संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, तब स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य रखे गए, जो कि USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ के देश पर जो है वहाँ से प्रेरित है। और वर्तमान में जो है हमारे 11 मूल अधिकार जो है रखे गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, तो वह कब पात्र नहीं होगा? देखिए पात्र तब नहीं होगा जब वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। यानी कि उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद उच्च होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। हमारे यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन क्या है? उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित होना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये भी सही है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण न करता हो, ये भी सही है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए ये सभी सही है। तो हमारा 1, 2, 3 10 नंबर का D करेक्ट हो जाएगा। 11वां है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? तो देखिए राज्य के जो वेतन और भत्ते हैं वो दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। 11 का हमारा सही क्या हो जाएगा? राज्य की संचित निधि, ऑप्शन नंबर A। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? देखिए पहला है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, ये गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 बिल्कुल सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 332 गलत है। और महाधिवक्ता 351 ये भी गलत है। तो देखिए कौन सा सही है? केवल निर्वाचन आयोग का यहाँ पर सही है 324 में। तो बाकी का क्या होगा? देखिए जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारा 124 हो जाएगा, आप इसको याद रखिए। और यहीं से आप हाई कोर्ट भी याद रख लीजिए। 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214, बस आपको नंबर आगे पीछे कर देना है। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट। संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा 315 से 323 में आता है। और इसका जो गठन है वो 315 के अंतर्गत होता है। जो महाधिवक्ता होता है उसका जो अनुच्छेद है वो 165 के अंतर्गत रखा गया है। तो आप चारों को याद रखिए। 13वां कि किसी तारे के जीवन का चक्र प्रारंभ कब से होता है? तो तारे के जीवन का चक्र का जो प्रारंभ होता है कि आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संघनन से। D करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, कौन सा देशांतर प्रधान या म्योत्र के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो जो 180 डिग्री हमारा प्रधान या म्योत्र होता है यह ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। D करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? आप सभी को पता होगा, सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है, ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। 16वां है, मलक्का जल संधि यानी कि जल संयोजी स्ट्रेट कहिए में आने के जाने की सुविधाएं कहाँ से कहाँ तक हैं? तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण हिंद महासागर से लेकर चीन सागर तक, ये जो है करेक्ट हो जाएगा E। अगला है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जितने भी दिए हुए हैं वो स्थानीय पवने हैं और देश का नाम लिखा हुआ है। तो चीनूक जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थानीय पवन है, आप याद रखिए। और चीनूक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का भी नाम है जो कि अमेरिका नहीं बनाए, दोनों याद रखिए। जो सिरोको है सिसिली, ये भी करेक्ट है। इसमें हमें पहचानना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो ब्लिजर्ड है इसमें देखिए क्या लिखा है, चिली, देखिए ये भी सही दिया है इसमें। तो
जो ब्लिजर्ड है वो चिली का है और नॉर्वेस्टर जो है भारत का है। इसमें देखिए सारे सम्मिलित लग रहे हैं। अगर आपको इसमें से किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आप इसमें कोई और उत्तर देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 18वां है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। तो देखिए जो गेहूं की खेती होती है इसके लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जो है आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां है, सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है। तो देखिए जो सार्क हमारा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है। इसमें वर्तमान में 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश। कौन कौन से हैं, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान। और इसका जो सबसे घना आबाद देश है वो है बांग्लादेश। डी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसमें मालदीव भी देता है ऑप्शन में, तो कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न होता है। मालदीव जो है सार्क का हिस्सा नहीं है, इसको आप याद रखना है। मालदीव जो है आसियान का हिस्सा है। 20वां प्रश्न है, आदम का पुल यानी कि एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। तो जो एडम्स ब्रिज है वह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए राम सेतु का ही नाम एडम्स ब्रिज रखा गया, तो आप डी याद रखिए, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 21वां प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा है उसे पाल घाट के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पाल घाट। 22वां है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है। देखिए 4 नदी का है, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम। तो इसमें सबसे लंबा प्रवाह मार्ग भारत में किसका है, वो हो जाएगा सतलज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस माह में। तो कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह अक्टूबर और नवंबर माह में होती है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए जो चंदन की लकड़ी का सबसे अधिक वन है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, बैला डीला खान किस खनिज से संबंधित है। तो जो बैला डीला खान का संबंध है वो लौह अयस्क से है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन ओर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 26वां प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है। तो जो सेतु समुद्रम परियोजना है यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। सही आंसर क्या होगा, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का जो है मिश्रण मिलाया जाता है। तो मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का जो है मिश्रण उसमें मिलाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है। तो जीवमंडल है उसके आवरण की परत सामान्यतः 20 से 30 किलोमीटर होती है। डी करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी। देखिए जो सिंधु घाटी के लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। लेकिन यदि हम बात करें कि वैदिक काल में, तो वैदिक काल में इंद्र की सर्वाधिक जो है स्तुति की गई है और इंद्र के बाद वरुण की सर्वाधिक जो है स्तुति की गई है। तो सिंधु में हमारा पशुपति सही हो जाएगा। 30वां है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो देखिए 16 महाजनपदों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो यदि हम बात करें कि बाकी ऑप्शन देखें, देखिए जो वज्जी की राजधानी थी क्या थी, वज्जी की राजधानी वैशाली, मिथिला या फिर विदेह थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इसे भी आप याद रखिए। और काशी की राजधानी जो है वाराणसी थी। बचा क्या, सूरसेन। तो जो सूरसेन था यह मथुरा की राजधानी थी। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31वां प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिया था। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। 32वां प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं शैव धर्म के मतावलंबियों द्वारा जो है बनाई गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 33वां है, स्वप्न वासव दत्ता नाटक के नाटककार कौन है। तो जो स्वप्न वासव दत्ता नाटक है इसके नाटककार भास हो जाएंगे, महाकवि भास। बी करेक्ट होगा। और बात करें कालिदास की, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आप 2-4 का नाम याद रखिए कि मेघदूतम इनका कई बार पूछा जाता है, कुमार संभव, माल विकाग्निमित्र, ये सब जो है इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं, नाटक हैं।
34वां है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 35वां है, संगीत यंत्र यानी जो तबला है इसका प्रचलन किसने किया था? तो तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, अगला प्रश्न 36वां कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? तो जो मक्का द्वार है वो कहा जाता था सूरत, जो है हमारा सूरत का जो बंदरगाह था उसे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध। देखिए सब इसका प्रमुख कारण क्या? देखिए जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 में लड़ा गया था। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा था, इसलिए जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की ही विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 38वां है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखिए जो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन जो है भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। 39वां प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन आधुनिक भारत के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं? तो आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 1893 में शिकागो में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया था, इसे भी याद रखिए। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था, नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है 40वां, भारत में खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभ कब से हुई? तो जो भारत में खुली यानी कि ओपन आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत है कब से हुई थी? तो ये चार्टर एक्ट जो 1853 का आया था उसके तहत। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 41वां प्रश्न, 1927 की बटलर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो जो बटलर आयोग 1927 में आया था उसका उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो देखिए यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह के बाद ही जो है उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये कहा था अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बिहार सरकार की 2020-21 की बजट में कुल कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो जो बिहार सरकार की 2021 की बजट है उसमें जो है 2,11,000 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 45वां प्रश्न है, भारत सरकार के बजट 2019-20 के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? देखिए राजकोषीय घाटा जो है सबसे अधिक जो है रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा कब लेता है? तो देखिए अवमूल्यन का सहारा लेता है कि व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विशेष आहरण अधिकारों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो जो विशेष आहरण का अधिकारों का प्रयोग है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूरक साधन के रूप में, अनौपचारिक रक्षित परिसंपत्ति के रूप में और लेखे की इकाई के रूप में, यानी कि इन सभी के रूप में किया जाता है। तो हमारा 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जे.बी. से का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एटीपी का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न देखिए क्या है, यीस्ट और मशरूम ये क्या है? तो यीस्ट और मशरूम एक प्रकार के जो है फफूंद होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर या फिर विशेष किसी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे आपको जो है वीडियो उपलब्ध कराया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।